हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 2020 के पहले कोई भी आप हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस करते थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं जाता था। लेकिन 2020 के बाद इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को आप करते हैं तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में ऐसे 8 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को कवर करने वाले हैं जिसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, यदि आप किसी प्रॉपर्टी को बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आपने यदि फाइनेंशियल 24-25 में 30 लाख या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी आपने खरीदी हुई है या सामने वाली पार्टी ने बेचा हुआ है तो ये ट्रांजैक्शंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाएंगी। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि रजिस्ट्री वैल्यू यहाँ पे देखी जाती है। जो एक्चुअल प्राइस आप पे कर रहे हैं वो इररिलेवेंट है। जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, जो रजिस्ट्री वैल्यू है, जिसको कि आप सर्किल रेट भी कहते हैं, जिसके आधार पर कि आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, वो वैल्यू यहाँ पे ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा 50 लाख रुपए का फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, और आप जब उसकी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसकी जो सर्किल रेट है उसके अनुसार उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 40 लाख रुपीस आ रही है। दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टी में कोई लैंड है, बिल्डिंग है, विला है, अपार्टमेंट है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो वो इसमें कवर्ड होती है। तो जब आप इसकी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार बैठे होते हैं, सब रजिस्ट्रार बैठे होते हैं। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यदि ये वैल्यू 30 लाख या उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाती है, मतलब कि अभी मान लीजिए 40 लाख उसकी सर्किल रेट है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो उनको क्या करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली अपनी ITR फाइल करते हैं या TDS रिटर्न फाइल करते हैं, इसलिए इनको भी एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करना होता है। इसलिए इनको फॉर्म 61A फिलअप करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो भी एग्रीमेंट होती है प्रॉपर्टी के, उसमें प्रॉपर मेंशन होता है आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार नंबर, सब कुछ वहां पे जाता है। उस पैन नंबर पर ये ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, रिपोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि कई बार प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री में लोग कैश का पेमेंट भी करते हैं। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 40 लाख रुपीस का खरीदा और उसमें आप क्या कर रहे हैं, 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आपने कैश में दे दिया। तो कैश का भी ट्रांजैक्शन क्या करना होता है, उस एग्रीमेंट के पेपर में मेंशन करना होता है कि भाई ये टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है, और इसमें से कैश में कितना पेमेंट हुआ, कितना चेक के थ्रू हुआ, ये प्रॉपर बाइफरकेशन देना पड़ता है। यदि आप इनकम टैक्स का सेक्शन 269(s) यदि आप स्टडी करें तो उसमें लिखा है कि 20,000 से ज़्यादा आप किसी को कैश में पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कैश में पेमेंट लोग कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख भी देते हैं। सामने वाली जो पार्टी है, सेलर है, वो बोलता है कि भाई हमको इतना कैश दे दीजिए, बाकी आप चेक के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों रजिस्ट्रार क्या करता है, वो जब रिपोर्ट करेगा 61 फॉर्म में तो दिखाएगा कि 40 लाख की वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उसमें से 40 लाख में 2 लाख रुपए कैश में मिला, मीनिंग 38 लाख रुपीस चेक के थ्रू मिला। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम किसको आती है, प्रॉब्लम ऐसे लोग की आती है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, या फिर यदि वो फाइल भी करते हैं तो वो 2.5 लाख रुपए तक इनकम दिखा देते हैं या 5 लाख रुपए तक इनकम दिखा देते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम है तो 7 लाख रुपए तक इनकम दिखा के टैक्स फ्री करा लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है कि भाई यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए है तो फिर आपने 40 लाख की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। तो यहाँ पर आपको इनकम की सोर्स प्रॉपर तरीके से बतानी पड़ती है कि भाई आपके पास पैसे कहाँ से इतने आए कि आप प्रॉपर्टी को बाई किए। जो लोग लगातार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं और अपना इनकम सोर्स उसमें प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करते चले आ रहे हैं और इनकी जो ये ट्रांजैक्शन है यदि वो जस्टिफाइड होती है उनके इनकम टैक्स रिटर्न से, यदि वो मैच करता है, ये जस्टिफाइड हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए जो कि ITR फाइल नहीं करते हैं या फिर वो टैक्स फ्री ITR फाइल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड ट्रांजैक्शन है वो है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इन करेंट अकाउंट। जो लोग बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं और करेंट अकाउंट को ओपन करा करके अपना सारा काम वो करते रहते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड उनकी जो कंप्लायंस होती है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। तो करेंट अकाउंट के लिए रूल ये कहता है कि यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का यदि आपने कैश डिपॉजिट किया है या फिर आपने विड्रॉल किया है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
और दोस्तों ये पर बैंक के हिसाब से यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स काउंट किए जाते हैं। अब कोई व्यक्ति है यहाँ पर कि जो कि 4 से 5 करेंट अकाउंट ओपन करा लिया और उसको ये लग रहा है कि भाई 50 लाख रुपए तक तो हम पर बैंक कर ही सकते हैं, तो 5 अकाउंट ओपन कर लेंगे तो सब में डिवाइड कर देंगे अमाउंट, तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस नहीं आएगी। तो पैन कार्ड आपका तो करेंट अकाउंट पे लिंक है, आप चाहे कहीं भी मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करा लें बैंक में, तो ये आपकी पूरी ट्रांजेक्शन्स आपकी काउंट हो जाएंगे और 50 लाख के ऊपर जैसे क्रॉस करेगा ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यदि हम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम कई सारे मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट ओपन करा लेंगे और अपने इस अमाउंट को डिवाइड कर लेंगे तो हमें इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बच जाता है तो प्रॉब्लम उसको जीएसटी में आएगी, क्योंकि यदि आपका ट्रांजेक्शन्स 50 लाख के ऊपर क्रॉस करेगा तो इनकम टैक्स की नोटिस आपको रिसीव होगी, लेकिन उसके पहले आपको जीएसटी की ही नोटिस रिसीव हो सकती है, क्योंकि जीएसटी में ये है कि 20 लाख के ऊपर आपका सर्विस के केस में टर्नओवर क्रॉस करता है या गुड्स के केस में 40 लाख के ऊपर क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट से करते जा रहे हैं लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपको जीएसटी की नोटिस भी नहीं आती है तो सेक्शन 194N में भी लोग फंस जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल का ऑप्शन है। आपने करंट अकाउंट में पैसे डाल दिए, अब वहां से आप विड्रॉ कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह आप फाइल नहीं करते हैं, यदि आप फाइल भी करते हैं तो उसमें प्रॉपर आप इनकम दिखाते ही नहीं है, मतलब कि 2.5 लाख 5 लाख 7 लाख तक यही सब इनकम दिखा करके आप नील करा ले रहे हैं, लेकिन हैवी ट्रांजेक्शन्स आप करेंट अकाउंट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लोग फंस जाते हैं, क्योंकि आप आईटीआर यदि फाइल नहीं करते हैं तो 20 लाख के ऊपर यदि आप विड्रॉ करेंगे करंट अकाउंट से तो उस केस में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीडीएस कट जाएगा सेक्शन 194N में और ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगी, रिपोर्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर करेंट अकाउंट जो होल्डर्स हैं उनको हर तरीके से प्रॉब्लम है, इसलिए आप किसी प्रकार की यदि कोई चालाकी यदि आप कर रहे हैं बचने के लिए तो यहाँ पे बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो मेक श्योर करें कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आप फाइल करें तो करंट अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शंस आपके हो रखे हैं उसका प्रॉपर इनकम का सोर्स आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। बहुत सारे लोग अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोई फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड मिल गया, फिर अपना क्रेडिट कार्ड किसी और को दे देते हैं कि भाई ठीक है तुम इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैशबैक के लिए, रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए लोग न जाने क्या क्या ऑप्शन ऑफर के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम में फंसता वो व्यक्ति है जिसने क्रेडिट कार्ड अपना दिया हुआ है या जिस व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी में आपके पैन कार्ड लिंक्ड होते हैं तो आपके पैन नंबर पे सारी की सारी सूचनाएं क्या जा रही हैं, रिपोर्ट की जा रही हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के केस में है कि यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या उससे ज़्यादा का आपने पेमेंट किया हुआ है, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आपकी जो बिल रेज होती है उसमें आपको पूरा पेमेंट नहीं करना होता है, आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप क्या करिए मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, बाकी का आप चाहे तो नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दीजिए, ईएमआई आप बनवा लीजिए, ठीक है। तो जो कैश पेमेंट आप कर रहे हैं 1 लाख या उससे ज़्यादा हो गए तो ये ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी या जहां से भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है वो क्या करेगी, इनकम टैक्स को एक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कर देगी। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपने यदि गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंडिंग किया हुआ है, नॉर्मली लोग क्रेडिट कार्ड से न जाने कितने तरह की शॉपिंग वगैरह करते हैं, लोन वगैरह की भी सुविधा जब ले लेते हैं, ईएमआई वगैरह बनवा देते हैं, क्रेडिट कार्ड से ही सारा उनका पेमेंट हो रहा है। तो स्पेंडिंग भी यदि आपकी 10 लाख या उससे ज़्यादा की होती है फाइनेंशियल ईयर में तो ये ट्रांजेक्शन्स भी रिपोर्टेबल होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग इस प्रकार के सेविंग ऑप्शंस में अपने पैसे को रखते हैं लेकिन इससे अवेयर ही नहीं होते कि ये ट्रांजैक्शंस बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जहां पर भी आपने फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट आपने कराया है ये लोग आपके ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं। तो 10 लाख या उससे ज़्यादा यदि आप एक फाइनेंशियल में फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं तो ये ट्रांजैक्शंस आपकी रिपोर्टेबल होती हैं। या आपने 1-1 लाख रुपया करके आपने 12 महीने में मान लीजिए कि आपने रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया तो 12 लाख रुपए आपके साल भर के हो जाते हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस भी रिपोर्टेबल होते हैं। और आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं या आईटीआर फाइल करते हैं लेकिन नील की आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो आपको अपनी इनकम की सोर्स एफडी के लिए भी बतानी पड़ती है कि भाई आपके पास पैसे यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं जिसकी वजह से कि आप एफडी करा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेविंग बैंक में हर कोई पैसा रखना चाहता है लेकिन यहाँ पर भी
इनकम टैक्स की कंप्लायंस है या फिर 10 लाख या उससे ज़्यादा यदि आप फाइनेंशियल ईयर में पैसा सेविंग अकाउंट में आपने डिपॉजिट करा है या फिर आपने यहाँ से विड्रॉल भी किया हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टेबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लोग सोचते हैं कि यार ठीक है ज्वाइंट में अकाउंट ओपन करा लेंगे 50-50% हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं आएगी। तो ज्वाइंट अकाउंट हो, माइनर की अकाउंट हो या फिर आपका खुद अकेले अकाउंट हो बैंक में, ये सारे के सारे अकाउंट के लिए दोस्तों ये रूल अप्लाई होता है। दूसरा तरीका यहाँ पे होता है सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, इसमें भी लोग फंसते हैं। ठीक है, सेविंग बैंक में ये 10 लाख या उससे ज़्यादा की लिमिट नहीं देखी जाती। आपको साल भर में जो भी इंटरेस्ट मिला है सेविंग का, ये आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट हो जाता है, तो इससे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेस कर लेता है। ठीक, तो बैंक हो तो पोस्ट मास्टर जनरल जो है पोस्ट ऑफिस का होता है, ये लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, ये इस ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर्स। यदि आपने एक साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा का आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में आपने किया हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन्स आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट की जाएंगी। म्यूचुअल फंड के केस में रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का होता है। ठीक है, नॉर्मली इंडिया में 2 RTA हैं, कैम्स और कार्बी। ये लोग क्या करते हैं, आपके म्यूचुअल फंड के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको ये लोग रिपोर्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बाई बैक ऑफ शेयर का भी ट्रांजेक्शन्स आता है। यदि कोई कंपनी आपके शेयर्स को बाई कर ली है, ठीक है, प्राइस का 10 लाख या उससे ज़्यादा का यदि हो चुका है, तो ये भी इस ट्रांजेक्शन्स में कवर्ड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे कि आपने शेयर यदि सेल किया हुआ है, तो उस केस में या शेयर में इन्वेस्टमेंट आपने किया हो तो CDSL के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ही आपके डीमेट अकाउंट वगैरह सब मेंटेन होते हैं, जो भी शेयर आप खरीदते हैं तो डीमेट अकाउंट में आता है, तो CDSL के द्वारा ही सारा मेंटेन किया जाता है। तो CDSL ही क्या करती है, रिपोर्ट करती है। यदि आप बॉन्ड या डिवेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जो भी बॉन्ड या डिवेंचर इशू कर रही है कंपनी, वो रिपोर्ट करती है। तो मेक श्योर करें कि आप जो भी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपके ITR में वो इनकम के सोर्सेस दिखनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ड्राफ्ट के लिए, पे ऑर्डर के लिए, बैंकर चेक बनवाने के लिए, यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज़्यादा आपने पेमेंट किया हुआ, दिया हुआ है पैसा बैंक को कि आप ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट बना दीजिए, तो ये ट्रांजेक्शन्स भी रिपोर्टेबल होते हैं। यहाँ पे बैंक या कोऑपरेटिव बैंक इस ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे जो पर्सन आपको गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है, वो तो आपको पहले ही बोल देगा कि भाई देखिए 2 लाख तक हम कैश में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 2 लाख के ऊपर है तो आप कोशिश करिए कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों लोग कैश में भी पेमेंट यदि कर रहे हैं 2 लाख से ज़्यादा, यदि ये पर्सन सेक्शन 44 AB में ऑडिट के लिए लायबल है, तो ये क्या करेगा, इस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाती है कि आप इतना ज़्यादा कैश में ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, तो आपके पास पैसे ये कहाँ से आ रहे हैं। और आपको कैश में ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सब सारी सिस्टम निकाली हुई है, तो आपको कैश ट्रांजेक्शन से बचना चाहिए। तो ये सारे 8 ट्रांजेक्शन्स, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट की जाती हैं। आपका बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ट्रांजेक्शन्स को आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करें और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसका प्रॉपर सोर्स जरूर बताएं, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकते हैं। यदि आपने सोर्स नहीं बताई है और आपने बस लिमिट को देख लिया कि नील की रिटर्न की क्या लिमिट है और टैक्स फ्री की क्या लिमिट है, और उसके अनुसार आपने इनकम दिखा दिया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे लोगों के लिए क्रिएट हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।